नमस्कार, हमारे साथ हैं देवेंद्र मालवीय जी। फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, शायरियां लिखते हैं, नज्म लिखते हैं और इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग कंपनीज को मैनेज भी करते हैं। सर, आपका दिन 24 घंटे का होता है कि 48 घंटे का? आपके अंदर जिस चीज को लेकर पैशन है, बचपन से जिस चीज का आपका ड्रीम रहा और वही करने को मिल जाए लाइफ में, फिर क्या है कि आप को समय का पता नहीं चलता। वन शॉट फिल्म होती क्या है? शूट करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, तो हमने अपना डंका बजा दिया कि भाई हम आए, हमारा सब्जेक्ट लेकर आए और इस टेक्निक से आए हैं, अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है। बराबरी करके। हाँ, इसलिए कि एक मरे हुए लोग बेचारे परेशान हैं, जिनको कभी भी जान जा सकती है, जिनके खेत कब्जा लिए जाते हैं, जिनकी भेड़ें कब्जा ली जाती है, जिनकी बेटियां उठा ली जाती हैं, जिनको चेन स्लेवरी जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो करवाया जा रहा, बंधुआ मजदूरी जिनसे, उन लोगों के आने से किसको रोटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर किसको तकलीफ हो रही थी, उसको रोकने के लिए आपने दिल्ली जला दी पूरी। आज ऐसे ऐसे केसेस हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। एक प्रेग्नेंट है माँ और उसका जो है बच्चा पैदा हुआ है और उसको जाने का टाइम आ गया इंडिया, वो आ गई है यहाँ पर, 7 दिन का बच्चा पाकिस्तान में, पति किसी का यहाँ है, पत्नी पाकिस्तान में, वेट कर रहे हैं बस। हिंदू समाज के साथ जो बर्बरता हुई वो इस तरीके से खुलेआम हर जगह लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब नैरेटिव की बात आती है, जब कहानी कहने की बात आती है, हम लोग कहीं वो हमसे आगे निकल जाते। आप एक इकोसिस्टम जो है ना, जिसमें हम सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं करते, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन वो वामपंथ है, लेफ्टिस्ट गिरोह है, एक तरीके से देखा जाए वो संख्या में कम है, लेकिन है एकजुट, साथ में वार करते हैं मिलकर। जुल्म घर तक आ गया, हथियार उठाना चाहिए, अब अगर मरना ही है तो लड़के मरना चाहिए, अगर तुम्हें मालूम है मेरे सफर का हाल तो राह में तुमको मेरी तारे बिछाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग दोनों में किस तरह का एक डिफरेंस आता है? कम समय में आपको बहुत बड़ी बातें बोलनी होती, छोटे समय में आपको लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना होता है। लेकिन फिल्म एक ऐसा मीडियम है जब आप एक जिंदगी को बना देते हो अपनी जिंदगी से। अच्छा, ये जो नेक्सस एक बॉलीवुड में बन गया है, वैसे तो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस देख के लगता है कि वो नेक्सस टूट रहा है, हाँ। मगर फिर भी क्या डिसाइसिव स्टेप्स होंगे इस नेक्सस को तोड़ने? तो इन दोनों चीजों में आपको अंतर करना पड़ेगा कि कौन आपकी विचारधारा को लेकर आया है, उसका प्रयास सच्चा दिखेगा आपको उस फिल्म में, और किसने बिजनेस की वजह से इस आइडियोलॉजी का प्रयोग किया है, वो उसकी आइडियोलॉजी है नहीं, उधार की उठाई है। तो असल भारत क्या है देखा हुआ है। ये दिक्कतें, ये फिल्में जो फ्लॉप हो रही है ना, जो स्टार किड्स और ये बेचारे परेशान है, ये इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, उस जुहू, बांद्रा, साउथ मुंबई, अंधेरी, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है इनको कि ये हिंदुस्तान है क्या असल में। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे साफ शहर बन रहा है लगा, और इंदौर की स्वच्छता का जो एंथम है वो आपने लिखा है हाल। साथ तेरा जो पाए वो भी सोना लगता है, तू तो पीतल भी पहने तो सोना लगता है। तो मैं देवेंद्र मालवीय, और आज मुझे मौका मिला आयुध जो इतना बढ़िया एक आपको न्यूज़ के साथ साथ इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहा है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, ये मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, आप आयुध को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, और भी जो आ गया होगा नया वो सब कुछ करें। ये मैं बिल्कुल आपको अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ। नमस्कार, हमारे साथ हैं देवेंद्र मालवीय जी। देवेंद्र जी का जन्म इंदौर में हुआ है, फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, शायरियां लिखते हैं, नज्म लिखते हैं और इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग कंपनीज को मैनेज भी करते हैं। सर, आपका दिन 24 घंटे का होता है कि 48 घंटे का? इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या है कि दिन 24 घंटे का होता है और टाइम भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जिस काम को करने में आपको अगर मजा आता है ना, तो फिर क्या 48 और क्या 24। और ये खुशकिस्मती, आप सौभाग्य बोल सकते हैं कि ईश्वर ने वही काम करियर के रूप में करने को मिला है जिसको करने के लिए बनाया है आपको। आपके अंदर जिस चीज को लेकर पैशन है, जिस चीज को लेकर बचपन से जिस चीज का आपका ड्रीम रहा और वही करने को मिल जाए लाइफ में, तो
फिर क्या है कि आप को समय का पता नहीं चलता। मुझे जब पहली बार आपका परिचय मिला था तो मुझे तो वो लिख के मिला था कागज पे। हाँ 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 लेकिन कागज में वही चीजें लिखी होती हैं जो कि एक दिखता है, जो समाज देखता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी हॉबीज होती हैं हाँ जो हमको हाँ। करना पसंद होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पसंद है? यार कोई समय बच जाए तो कहाँ पे लगाते हैं आप उसको? क्या समय बच जाए तो कहाँ लगाते, फिल्मों में लगाता हूँ मैं। फिल्में बहुत देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। मतलब मेरे पास जब भी खाली समय है तो मैं फिल्में देखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ की फिल्में नहीं देखता हूँ। ज्यादातर बाहर की फिल्में ही पसंद करता हूँ। और मेरी आने वाले सिनेमा में भी जो है आपको उसकी झलक मिलेगी। और बाहर के सिनेमा में सिर्फ इंग्लिश या हॉलीवुड का सिनेमा नहीं, मैं इटालियन भी देखता हूँ, मैं कोरियन भी देखता हूँ, मैं फ्रेंच फिल्में भी देखता हूँ। और भी कई भाषाएं हैं, जैसे स्पेनिश में भी कई शोज हैं या कई फिल्में हैं, वो सब देखता हूँ मैं। तो दुनिया भर में जो चल रहा है फिल्म की विधा को लेकर के, तो मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छा अच्छा बना है, जिसकी दुनिया में चर्चा है, तो मैं सारा देखूं। और मुझे बहुत मजा आता है। मेरा सबसे अच्छा हॉबी बोल सकते हैं, टाइम पास बोल सकते हैं, मेरे सीखने की स्कूल बोल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर व्यक्ति को सीखना ही है। तो मैं आज भी सीखता हूँ उनके किस तरह से नैरेटिव बनाते हैं वो फिल्म, किस तरह से स्क्रीन प्ले लिखते हैं, किस तरह से कैमरा की टेकिंग होती है उनकी, और किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब ये है कि मैं उस जैसी फिल्म बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन हाँ, मैं ये है कि मैं हर तरह की फिल्मों को देखना पसंद करता किसी हूँ। कहानी, क्योंकि आप सारी चीजें आपने की हुई, किसी भी फिल्म में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसका डायरेक्शन होता है, कैमरा होता है, साउंड्स होते हैं, एक्टिंग होती है। आपको सबसे टफ और सबसे मजेदार काम कौन सा लगता है? सबसे सारे टफ और सबसे मजेदार, टफ देखिए, मजेदार अलग अलग भी ले सकते हैं, लेना चाहें। हाँ, अलग अलग ही है ये। टफ तो यही है यार, सबसे बड़ा तो कि कहानी को जब लिखते हो ना, वो भी टफ ही जॉब है। थॉट यहाँ तो सबके आता है, एक आइडिया सबके पास आता है कि यहाँ इस पे फिल्म बन सकती है, लेकिन उसको कागज पे उतारना बहुत बड़ा टास्क है। जिसने कागज पे उतार दिया, वो मेरे ख्याल से उसने बड़ा महान काम किया है। लोग यहीं रखते हैं, वहां नहीं उतार पाते। कहानी लिख लेते हैं, कहानी को फिर स्क्रीन प्ले में जो ढालना होता है वो नहीं हो पाता लोगों से। फिर उसके जो ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट तक जाना, जो कि फिल्म बन सके उस पर, वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन ये मजेदार प्रोसेस है। जैसे कि फिल्म मेकिंग की सारी प्रोसेस मजेदार है, और जो टफ, सबसे टफ काम जो है, फिल्म को प्रोड्यूस करना, फाइनेंस इकट्ठा करके उसमें लगाना। देखिए, एक फिल्म हमने बनाई हमारे शौक के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी मन की शांति के लिए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन जब आप कमर्शियली जाते हो, जो करोड़ों में खर्च होता है, रिस्क लेते हैं। तो सब कुछ दांव पर होता है। तो वो टफ जॉब है। फिर उसके साथ में जो हमारी इंडस्ट्री है, उसमें जिस तरह के लोग हैं, जिनके साथ काम करने में आपको अच्छे अनुभव कम, बुरे ज्यादा मिलते हैं। कई सारी टीमें हैं, उसमें से कुछ लोग आपके साथ में गड़बड़ करते हैं, आपकी समस्याओं को नहीं समझते हैं, आपके फाइनेंस की उनको कदर नहीं कि आप कहाँ से ला रहे हो, लेकिन वो करते हैं ये सारी चीजें। इसके साथ ही जब आप फाइनेंस लगाकर फिल्म बना लेते हो, फिर उसको रिलीज करना, उसका पीआर करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, और एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए तो सबसे बड़ा टफ जॉब ऐसा है। 12वीं की परीक्षा देके हैं, रिजल्ट आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रिजल्ट आने वाला तो वो ये होगा कि फ्राइडे को फिल्म लगने वाली है। फिल्म को फ्राइडे लगाने के लिए थिएटर तक ले जाना और पूरे देश के का ध्यान उसके ऊपर खींचना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। पीआर प्लस रिलीज, ये दोनों काम बहुत टफेस्ट अभी तो जॉब आप है। इसी वाले दौर में हैं? अभी इसी वाले दौर में हूं मैं। मेरा अभी क्रिएटिव जोन का जो है ना, स्विच मैंने ऑफ कर रखा है। अब मैं मार्केटिंग वाला जो मेरा फोर्टी नहीं है, फिर भी मैं वो उस तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या करें। सर की एक फिल्म आ रही है दिल्ली 2020 के जो दंगे हुए उसके ऊपर आधारित। फिल्म सत्य घटना पे आधारित है और फिल्म का सबसे यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये कि ये फिल्म वन शॉट फिल्म है। भारत की पहली फीचर जी। हिंदी फिल्म जो वन शॉट फिल्म है। मुझे सब फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर मेरा सवाल बचकाना हो तो मुझे माफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल बचकाना लेकिन नहीं है। वन शॉट फिल्म होती क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सवाल बिल्कुल मैच्योर है, बिल्कुल भी बचकाना नहीं है कि वन शॉट फिल्म होती क्या है। मैं इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ।
इससे शायद ज्यादा आसान कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि भाई साहब बैठे हैं इस कैमरा पे, है ना, मैं इनका एक वीडियो फिल्म बनाऊंगा। यहाँ से मैंने कैमरा चालू किया, ये मेरे उसमें आ रहे हैं मेरे कैमरा में, और मैं यहाँ से एक शॉट लेना शुरू करता हूँ। दूसरे कैमरा वाले भाई साहब पे गया मैं, और तीसरा ये जो इस तरफ भाई साहब बैठे हैं लाइट के पीछे, मैं इन पर आकर ही कैमरा जो है मैंने शॉट को रोक दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक की एक फिल्म बनाई है, मान लीजिए 4 सेकंड की, 4 सेकंड की फिल्म है ये यहां शुरू हुई, यहां खत्म हुई। अब इसके बीच में कोई कट नहीं था, सीधी सीमलेस वन शॉट में एक ही शॉट है ये। अब इसको बड़ा कर लो, ये 4 सेकंड की थी, मैंने 2 घंटा 12 मिनट की फिल्म बनाई है, जो कि सारे इवेंट्स में चल रहा है कैमरा। शुरू में एक बार शुरू हुआ था और आखिर में एक बार बंद हुआ था, ऐसा देखने में लगेगा। ओके, ऐसा देखने में लगेगा। इसमें आपको ये लगा कि मान लीजिए कहानी है भाई, कि एक कहानी है कि जो कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह जो है आज जहां हमारा कार्यक्रम हुआ था, एक व्यक्ति इस होटल से निकला और उस सभागृह तक गया। हाँ, ये एक कहानी है मान लीजिए। तो कैमरा मैंने इससे चलाया यहाँ से, वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट हुई, उसकी फिर फोन पे बात हुई किसी से, उसके साथ वाले ने फिर बात की, वो वहां उतरा, वहां उसने जो काम किया और वहां मैंने एंड कर दिया। इस दौरान कोई कट ऑडियंस को नजर नहीं आ रहा। तो दिस इज वन शॉट। अच्छा, और ये जो चीज, ये जो टेक्निक है बहुत डिफिकल्ट होती है, तो सारी लिमिटेशंस लागू हो जाती है, आपके पास आजादी नहीं बचती। आज हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, यही फिल्म हो रही होती तो एक कैमरा यहाँ लगता मेरे ओवर द शोल्डर, आपको ले रहा होता, एक वहां फिर मेरी जो रिएक्शंस है आपके शोल्डर पे लगती, मेरी लेती, फिर ये होता कि 2 शॉट लगता सामने से, वो भी आता, फिर एक मास्टर जैसे आपने लगा रखा है वो भी लेता, है ना, फिर ये होता कि क्लोज भी लेते, मैं हट जाता, पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता। ये सारी चीजों का एक पूरा लेकर के एक बंच हम तैयार करते एडिट करके। लेकिन वन शॉट में स्टडी कैम है, हाथ में कैमरा है, आप बोल रहे हैं, सारा रन करना है आपको शो। आपको, आप अगर एक्टर हैं तो आपको पहले ही याद करना होगा कि कितनी बार मुझे मुंह चेहरा उस तरफ घुमाना है, इधर देखना है। कैमरा वाले को पूरा सिंक्रोनाइजेशन पता होना चाहिए कि कब वो ऐसे आएगा बीच में आपका चेहरा दिखाएगा। काम टफ है। हाँ, पूरे, अगर एक व्यक्ति ने भी गलती की तो पूरा रीटेक होगा वो। तो ये है वन शॉट। तो आप मतलब, सॉरी, मगर जब आप फिल्म बना रहे थे, 2002 की सेंसिटिव घटना है, तो जानबूझ के इतना टफ फॉर्मेट क्यों चुना है? मतलब बाकी ऐसे ही बनाया जा सकता है। जानबूझ के नहीं चुना, ये मुझे बहुत अपील करता था ये फॉर्मेट। मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं बाहर की फिल्में देखता हूँ तो मुझे बहुत रोचक लगता है ये, है ना। हालांकि हमारे पास बजट अच्छा ही लगा है इसमें, लेकिन उतना बड़ा नहीं था, वरना इसमें मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं क्रेन भी यूज करूं इसमें, क्रेन से कैमरा खुले, फिर वो हाथ में लेकर, जैसे कि बाहर की फिल्में बनती है, फिर जीप पे चढ़ जाता है कैमरा, फिर वापस क्रेन पे चढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ये इतना, इसका प्रोसेस इतना क्रिएटिव और इतना ज्यादा जो बोल सकते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग है, इसके फॉर्मेट ने एक तो मुझे बहुत लुभाया। दूसरा, इसको कारण ये था कि जिस तरह का सब्जेक्ट मैंने इस फिल्म में लिया है, उस तरह की फिल्म का सब्जेक्ट जब आप लेकर आते हो, तो जो स्थापित उद्योग है अभी बॉम्बे में फिल्म का, तो वो लोगों का क्या होता है ना कि आप जब भी इस तरह का सब्जेक्ट लाते हैं, तो वो इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा मूवी है, या फिर ये टेक्निकली सही नहीं बनी है, या फिर इन्हें नहीं आता है काम, है ना, ये तो हमारी बपोती है, ये तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और क्यों करेगा, ये सारी चीजें होती है। तो हालांकि उनका सर्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। मैंने इसको एक चैलेंज की तरह इसलिए एक्सेप्ट किया कि एक दंगे की फिल्म, जिसमें बार बार थोड़ी थोड़ी दूर पे घटनाएं घट रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, कहीं से पेट्रोल बम आ रहा है, कहीं से पत्थर आ रहा है, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन। दंगे में क्या होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब आप फंस गए हो, अगर आप घर तक जाना है आपको, तो ईश्वर ही जानता है कि आप सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं।
वो सिचुएशन को वन शॉट में दिखाना टफेस्ट जॉब है। दुनिया में बहुत सारी फिल्में बनी है वन शॉट पर, लेकिन उसका सब्जेक्ट सिंपल होता है। उसमें बहुत ही ज्यादा एक्शन की गुंजाइश कम हो जाती है, ज्यादा बातें होती है, कैरेक्टर कम होते हैं, ज्यादातर एक लिमिटेड लोकेशन होती है, एक कमरा होता है या कुछ दूर एक प्रेमाइस होता है, उसी में सब चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी फिल्म में पूरी दिल्ली दिखती है। ओके। तो हमने उन लोगों को भी जवाब दिया है कि भाई हम अच्छा सब्जेक्ट, सच्चा सब्जेक्ट लाकर एक एडवांस टेक्निक के साथ बनाकर आपको दिखा सकते हैं, जो आप करोड़ों रुपए की, जो आपका साम्राज्य इतना बड़ा, ताकत है, पीआर है, सब कुछ है, उसके बावजूद नहीं कर पाए, वो हमने ये करके दिखा दिया। और ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, भारत की पहली फिल्म होगी, तो ये अचीवमेंट तो हमारे देश के लिए भी है एक। तो बात यह है कि बोलता है ना कि भाई जो लोग बपोती मान के बैठ गए कि ये तो हमारा साम्राज्य, यहाँ कोई और घुस ही नहीं सकता, तो चोट करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। तो हमने अपना डंका बजा दिया कि भाई हम आए, हमारा सब्जेक्ट लेकर आए और इस टेक्निक से आए हैं। अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है? बराबरी करके बताओ। हाँ, तो नहीं, थोड़ा बहुत कैमरे से सामना हमारा ही पड़ता है, और मैं सुन के ही समझ पा रहा हूँ कितना हाँ। अब तो जब 2020 में दिल्ली के दंगे हुए थे, दुर्भाग्य से जो कहना चाहें, उसमें मैं एक डिबेट से लौट करके आ रहा था। उसमें मास्टर्स शुरू हुआ था 2019-20 का ही मेरा एडमिशन, 20 का ही एडमिशन पहला ही था। अच्छा। मैं दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन में, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में वेटिंग रूम पे हॉल में बैठा था। उस समय एक ट्विटर था, उसमें पे एक्स तो हुआ नहीं था। ट्विटर पे पहली अपडेट आई थी कि पेट्रोल पंप पे धमाका हुआ यहाँ पे। फिर हमें लगा हुआ कुछ, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर दूसरा था, दूसरी जगह यहाँ आग लग गई, वहाँ आग। तब तक हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन का नेटवर्क चला गया। कुछ देर के बाद जब यहाँ पहुंच गए भोपाल सुबह, तब देखा कि दिल्ली में रात भर में क्या, रात भर में पूरी दिल्ली की तस्वीर बदली, सोच नहीं सकते थे हम। आप जब ये फिल्म बना रहे होंगे, उस समय आपके सामने बहुत सारी कहानियां आई होंगी, बहुत सारी चीजें आई होंगी। ये जो दिल्ली में दंगे हुए, एक फिल्म मेकर के नजरिए से तो आप फिल्म में देखने को मिलेगा ही। एज अ ह्यूमन जब आपने उन चीजों को समझा, देखा, तो उसमें क्या समझ में आता आपको, क्या हुआ उस दिन दिल्ली में? यार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, जो इतने सारे लोगों को एक ऐसी बात पर हिंसा भड़का देना जिसका कोई वजूद ही नहीं है। पहली चीज, मैं आज भी एक कार्यक्रम में बोल रहा था कि भाई ये दिल्ली दंगे जो हुए हैं ये तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन क्यों हुए, इसके पीछे का कारण हमें 1947 तक पीछे जाना होगा। मैं अभी पिछला 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली था, तो वहां सिग्नेचर ब्रिज करके एक जगह है, तो उसके एक तरफ एक कैंप है, बहुत ही टाट और ऐसे कपड़ों से ढका हुआ, बहुत ही मतलब कोई सुविधा नहीं है वहां पर। और वहां बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू जो माइग्रेट होकर वहां पे आके रह रहे हैं। जब मैं वहां गया और उनसे जब बात की तो कलेजा फटने को हो गया। एक व्यक्ति से मैंने बात की कि भाई देखो, अब आप लोग अभी माइग्रेट हो रहे हो, तो जब हालात खराब थे 1947 में, आप क्यों नहीं आ गए तभी यहाँ पर, जब सब लोग आ रहे थे तब आ जाना चाहिए था आपको भी। उसने बोला कि भाई बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी तब, तो हमारे रिश्तेदार एक गांव 5-10 किलोमीटर पे गांव है, वहां रहते थे, और 5-10 किलोमीटर पे इधर हम रहते थे। क्योंकि रिमोट एरिया था, तो हमें 1.5 साल बाद पता चला, जब तो संचार का माध्यम भी नहीं था कि कोई और देश बन गया है। 1.5 साल के बाद? 1.5 साल बाद लोग अपने खेती कर रहे हैं जंगलों की तरफ, थोड़ा सा रिमोट एरिया में। तो कुछ लोग बैठते हैं, बैठकर डिसाइड करते हैं करोड़ों लोगों का भविष्य और उनकी आने वाली पीढ़ियों का, जनरेशन का भी भविष्य। लेकिन उस व्यक्ति से कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुझे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे दादाजी ने ये बोला कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला बेटा। हमारे दादाजी जो थे, क्योंकि तब तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, कोई टीवी नहीं हुआ करता था, अखबार जाते नहीं होंगे उन जगहों पर। तो कितना पीड़ादायक है कि आपके देश का नाम चेंज हो गया है, आपको पता नहीं चला, सीमाएं बदल गई। आज मर मर के खप खप के हिंदू जो है वहां पर
कहाँ तो 20% था और कहाँ 1% भी नहीं बचा। 1% से भी कम बच गया। हाँ, तो कहाँ गया जमीन आसमान, जमीन निकल गई आसमान खा गया, क्या समझौता हुआ? करके आए थे हम नेहरू लियाकत पैक्ट का। मैं वही बोल रहा हूँ कि इन्हें किसने हक दे दिया कि आप इतने करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर दें। आज वो मर रहे हैं। आज इतनी बड़ी विडंबना है उन लोगों की कि वीजा लगवाती है माँ। आज ऐसे ऐसे केसेस हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। एक प्रेग्नेंट है माँ और उसका जो है बच्चा पैदा हुआ है और उसको जाने का टाइम आ गया इंडिया। वो आ गई है यहाँ पर, 7 दिन का बच्चा पाकिस्तान में। पति किसी का यहाँ है, पत्नी पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं बस। एक माँ है, एक बेटे के साथ आ गई, 3 बेटे अभी भी वहां है। और पाकिस्तान के हिंदुओं को ये अधिकार ना मिल पाए कि वो भारत आए, हाँ बस बस इसी के विरोध में ये आग लगाई गई। इसलिए कि एक मरे हुए लोग बेचारे परेशान हैं, जिनको कभी भी जान जा सकती है, जिनके खेत कब्जा लिए जाते हैं, जिनकी भीड़ें कब्जा ली जाती है, जिनकी बेटियां उठा ली जाती हैं, जिनको चेन स्लेवरी जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो करवाया जा रहा, बंधुआ मजदूरी जिनसे। उन लोगों के आने से किसको रोटी नहीं मिल रही थी यहाँ पर, किसको तकलीफ हो रही थी, उसको रोकने के लिए आपने दिल्ली जला दी पूरी। सब बोल रहे हैं खुलकर, आकर सामने लोग रख रहे हैं बात कि भाई ये किसी को निकालने का नहीं, लाने का कानून है। घुसपैठ ही घुस जाते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, वोट डालते हैं। आप इस देश की सॉवरेनिटी पर वो एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब कुछ नहीं होता। लेकिन ये इकोसिस्टम जो है, जिनको बड़ी तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया और इन्होंने दिल्ली जलाई, 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई है उसमें। तो ये दोनों चीजों का जो एक दर्द है इस फिल्म में देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीजों ने मुझे जो है बड़ा ही विचलित किया था, और उसके इर्द गिर्द ये कहानी गढ़ी गई है। लेकिन फिर भी ये फिल्म की कहानी किस किरदार के आसपास घूमती है, कैसी है फिल्म की कहानी, क्या होता है? देखिए, ये कहानी 2 फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा जो घटनाएं घटी है दिल्ली में, जो भी मेजर इंसिडेंसेस हैं, जो कि FIRs है जिनके ऊपर, और जो मीडिया और पब्लिक डोमेन में जो अभी अवेलेबल है, उन सभी घटनाओं को हमने इंस्पायर होकर सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए इसको फिल्माया है। लेकिन 2 फिक्शनल कैरेक्टर हैं 2 समुदायों के, वो इसमें एक सूत्रधार की भूमिका में है, और वो उनके जरिए वो आपके दिल की भी बात कर रहे हैं, मेरे दिल की भी कर रहे हैं। कोई सामने हमारी बातों से जो सहमत नहीं है, उनके दिल की बात भी रखी गई है, और एक विमर्श तैयार किया गया है कि भाई इस देश को ऐसे ही जलते रहने देना है या कुछ और करना है, कहीं किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है या नहीं, या इसी तरह से ये चीजें चलती रहेगी कि भाई आप जो है किसी भी चीज का एक बवाल खड़ा करें। और ऐसे तो बोला जाता है कि दुनिया भर में ह्यूमैनिटरी मानवतावादी लोग जो हैं, जान बचाना चाहिए। अभी आप बोलो तो सेव टाइगर है, सेव पांडा है, सेव ऑर्चिड फ्लावर अंडरग्राउंड कुछ होता है, उसको भी बचा रहे लोग। इंसान को नहीं बचा रहा कोई। दुनिया भर में आज आप देखते हो कि भाई परसिक्यूटेड कम्युनिटीज ऑफ वर्ल्ड, बहुत सारे नाम है, उइगर है, रोहिंग्या भी है ना, इंडिजीनियस कम्युनिटी है, 4-5 नाम और है। लेकिन उसमें पाकिस्तानी हिंदू या बांग्लादेशी हिंदू नहीं आता है। 80 करोड़ हिंदू हम हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं हिंदुओं की बात करता हूं तो मेरे पर जो है ना, सबसे पहले सेफ्रॉन टैग लगाते हैं, मुझे बोलते कम्युनल आदमी है, सांप्रदायिकता की बातें करता है। क्यों, हिंदू इंसान नहीं है क्या? हिंदू को मारोगे तो दर्द नहीं होता है क्या? मैं अनअपोलोजेटिकली बोलता हूं कि मैं जो हिंदू परसिक्यूटेड हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है इन देशों में, मैं उनकी लिए इस फिल्म में जो आवाज उठा सकता था मैंने उठाई है। और मुझे इस चीज के लिए कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। फिल्मों से आपका पुराना नाता है, आप मिडास टच जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हिस्सा रहे हैं, आपने और भी बहुत सारे फिल्म, आपकी जो कंपनी है वो द फैमिली मैन जैसे इंटरटेनिंग सीरीज इसका भी हिस्सा रहे। एक जब हम कोई रियल इवेंट पे बेस्ड फिल्म या बनाते हैं, और जब एक स्क्रिप्टेड स्टोरी, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेनली प्रोडक्शन और राइटिंग में सारी हाँ, एक रियल इवेंट पर जब बनाते हैं या एक काल्पनिक कहानी, तो देखो ऐसा है
पहली चीज तो फैमिली मैन में हमने वीएफएक्स दिया था, तो उसमें प्रोडक्शन में नहीं है हम लोग, वीएफएक्स में है, तो वीएफएक्स हमने प्रोवाइड किया था। अगेन दोनों ही मामलों में ये होता है कि स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी गई है ना। एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसको भी अगर मैं बताऊं कि एक व्यक्ति दंगे में फंसा है, वो दंगा मान लीजिए दिल्ली में नहीं हुआ, वो भोपाल में हुआ था, वो कहीं से इंस्पायर नहीं है, लेकिन उसकी भी अगर कहानी मैं बना रहा हूं, उसमें सारे एलिमेंट आएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन एक स्टोरी मैंने ऐसी लिख दी कि भाई एक लव स्टोरी है, एक आइटम सॉन्ग है, 4 गाने हैं, हीरो हीरोइन मिलते हैं, पिताजी और घर वाले अड़ते हैं, नहीं करने देते हैं, फिर बाद में मिल जाते हैं, ये भी कहानी हो सकती है। फिक्शनल कुछ भी हो सकता है। फिक्शनल जो हमारे यहाँ मसाला फिल्म में बनती है कि ये है, इसमें एक साधारण सा फॉर्मेट है जिसको चलाना है आपको, बना लेना है एक फिल्म। हाँ, रियल इवेंट्स में ये होता है, क्योंकि आप रियल इवेंट्स को एज इट इज उठा भी नहीं सकते, क्यों आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हो। दूसरा, कानूनी अड़चने भी हैं उसके साथ में, तो हमें इन इंसिडेंसेस से इंस्पायर होना पड़ता है और उसका नाटकीय रूपांतरण, या आप जो बोल सकते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए आपको रियलिटी का फील देना होता है। आपकी ये फिल्म भी बहुत पहले तैयार हो गई थी, जहां तक मेरी जानने की टेक्निकलिटीज में से क्या हुआ था पूरा मामला? अभी तो ये फिल्म को लेकर समस्याएं बहुत उठी हैं और अभी भी हम सामना कर ही रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ, उस दिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता और बहुत बड़े नेता है अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी दिल्ली में कि भाई ये फिल्म जो है अलगाववाद फैलाएगी, सांप्रदायिकता फैलाएगी, ये लोगों को विषपान करवाएगी। अच्छा, विष पिएंगे लोग इस फिल्म को देखकर, तो इसको बहुत जल्दी से जल्दी आप है जो है इसको रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने शिकायत की मेरी। फिर उसके बाद में शर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ पिटीशन दायर की। एक महमूद प्राचा करके एक वकील है, उन्होंने भी मेरे खिलाफ जो है याचिका डाली। इसके साथ साथ 4 और दिल्ली दंगों के आरोपी थे, उन्होंने भी याचिका दायर की। और भी 1-2 लोग, कांग्रेस या एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था जो चुनाव में खड़ा था, वो भी आ गया, उसको पता नहीं भेजा गया या खुद आया। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन है, 7 पिटीशन मेरे खिलाफ दायर हो गई। इस फिल्म को मिलॉर्ड आप स्थगित मत करिए, रोकिए मत, इसको परमानेंटली बैन कर दीजिए, कभी भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप दिल्ली जला रहे थे तब शर्म नहीं आई। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करते। हाँ यार, आपके सारे अधिकार हैं, आपका ये हो रहा है। मैंने इस फिल्म में एक डिस्क्लेमर दिया कि भाई आप जीवित या मृत व्यक्ति, किसी से भी संबंध नहीं है इसका। अब बोले कि आपका कैरेक्टर तो मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा बोलता है, कोइंसिडेंस तो होता ही है ना, है ना? नहीं, और आपको वो क्या कर रहा है, वो जाके आग लगा रहा है और आप कह रहे हो आपके जैसा बोल रहा है। हाँ, तो आप आग लगा रहे थे जाके, खुद स्वीकार कर रहे हैं। एक तरीके से स्वीकारोक्ति है वो, एक तरीके से। लेकिन मैं इसको नहीं कबूल रहा हूं, क्योंकि मैं तो डिस्क्लेमर में बोल रहा हूं कि मैंने जो है भाई फिक्शनल कैरेक्टर लिए हैं। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई रक्षा करेगा या नहीं करेगा कोई, है ना? मुझे आप लोगों ने, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने पूरी फौज मेरे ऊपर छोड़ दी लोगों की। अभी आप सोशल मीडिया में मेरा वीडियो डला हुआ है ट्रेलर का, यूट्यूब पे देखिए किस तरह के कमेंट्स है। वो तो ईश्वर को हम मानने वाले लोग हैं, जिस दिन मृत्यु आना है उसी दिन आएगी, ये मानते हैं हम लोग, इसलिए खुला घूमते हैं। अच्छा, मतलब हर क्रिएटिव आदमी के शायद ये दिमाग की सवाल है। आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, एक्सप्रेस करना आपका काम है, प्रोफेशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना ये आपका, मतलब इसकी रोटी खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिमाग में जब हमारा सच जो है, हमारे इतिहास का सच है, हमारी सभ्यता का सच है, इस तरह से आसमान में लिखा हुआ है। हमारे खुद की शहर की सड़कें जो हैं उनके नाम हैं, जो हमको भोपाल में हलाली नदी है। कहानी पता है आपको? बताइए। भोपाल में एक हलाली नदी है, नदी का नाम हलाली, क्योंकि जब दोस्त मोहम्मद खां यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे जगदीशपुर नाम का एक शहर था, उसके राजा जो थे उनको और उनके सैनिकों को वहां पर धोखे से बुला करके कि शांति की बात करने के लिए हलाल कर दिया था। आज भी उस नदी का नाम हलाली। हमारा इतिहास, हिंदू समाज के साथ जो बर्बरता हुई, वो
इस तरीके से खुलेआम हर जगह लिखी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जब नरेटिव की बात आती है, जब कहानी कहने की बात आती है, तो हम लोग कहीं वो हमसे आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल निकलते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप एक इकोसिस्टम जो है ना, जिसमें हम सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं करते, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन वो वामपंथ है, लेफ्टिस्ट गिरोह है, एक तरीके से देखा जाए वो संख्या में कम है, लेकिन है एकजुट, साथ में वार करते हैं मिल करके। तो जब वो एक जैसा फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम कब्जा उन्हीं लोगों का रहा है वहां पर। वो आज भी विचलित हो जाते हैं हमारे जैसे जब लोग घुसते हैं तो, कि भाई ये क्यों आ गया। तो हम बहुत हैं, लेकिन हम बटे हुए हैं, हम साथ नहीं हैं। आज मैं फिल्म लेकर आया, मैंने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आने को तैयारी नहीं थे, पहली चीज तो इस तरह के कहानी को लेकर के। और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मेरी कहानी में कोई छेड़खानी करे, क्योंकि उसमें 10 लोग आकर अपना दिमाग देंगे तो फिर मेरी कहानी कहाँ बचेगी। आज पैसा मैंने लगाया, लिखा मैंने, डायरेक्शन मैंने किया, अपने जीवन भर की पूंजी और बहुत सारा लोन लेकर के ये फिल्म बनी है। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति निभा दी, लेकिन मैं अब हमारे लोगों से मैं ये विनती करना चाहूंगा, आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे। मेरे जैसे फिल्मकार की जगह आप मसाला फिल्में तो देखने आप बहुत जाते हैं, सारी चीजें चली जाती है वहां पर, हिट हो जाती है, बड़े बड़े स्टार आपने बना दिए लोगों को, जो आप ही की संस्कृति को धूमिल कर रहे थे, जो आप ही के देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे, जो आप ही के रिचुअल्स, आप ही की परंपराओं को धूमिल कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें संपत्ति से नवाजा, आपने उन्हें शोहरत से नवाजा, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब हम अपने लोगों की बात करने लगते हैं, जब मैं पाकिस्तानी हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जब वहां पर इतने हिंसक वारदातें, घटनाएं घटी, उनकी बात कर रहा हूं, और वो भी बहुत रोचक ढंग से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, पहली बार भारत में वन शॉट मेथड, जो कि ऑडियंस को एक अच्छा फील करवाएगा, एक अच्छा अनुभव देगा, उसके साथ आया हूं, तो फिर ये ऑडियंस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसी फिल्मों को उठाए, उनको संबल दे, सपोर्ट दे, तब ही तो हम दूसरी कहानी कह पाएंगे। वरना यात्रा तो शुरू हुई है, इसको आगे बढ़ाना ऑडियंस के हाथ में होता है। मैंने पहले बताया कि सर कविताएं भी लिखते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही, इस सारी बातों को आपने थोड़ी देर पहले भी एक कविता सुनाई थी। हाँ। वो कविता आपकी इन सारी बातों का सार करती है, अगर आप उसको। मैं जरूर उसको देखता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद वो कविता आपने भी इसी दौरान, इसी माइंडसेट में लिखी है, या शायद मैं उसको इस तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन जो ये पूरी की पूरी बात है, संघर्ष की बात हो या जीत की बात हो, एकजुटता की बात हो, सब मुझे लगता है इस कविता में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 चीजें मैंने सुनाई थी आपको, तो ये मैं लिखता हूँ, तो मैं आज आप बोल रहे तो मैं सुनाऊंगा जरूर कि जुल्म घर तक आ गया, जुल्म घर तक आ गया, हथियार उठाना चाहिए। जुल्म घर तक आ गया, हथियार उठाना चाहिए, अब अगर मरना ही है तो लड़के मरना चाहिए। जुल्म घर तक आ गया, हथियार उठाना चाहिए, अब अगर मरना ही है तो लड़के मरना चाहिए। गर तुम्हें मालूम है मेरे सफर का हाल, तो राह में तुमको मेरी तारे बिछाना चाहिए। सिर्फ मैं ही तो नहीं, तन्हा बहुत होगी वो भी, सिर्फ मैं ही तो नहीं, तन्हा बहुत होगी वो भी, अब मेरी राहों में खुद मंजिल को आना चाहिए। बिल्कुल आएगी। जितने भी दर्शक मुझे लगता है कि हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वो तो जरूर मंजिल को राहों तक लेकर के आएंगे। क्योंकि मुझे याद है, मतलब अभी मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि आप मिडास टच के संस्थापक में से एक हैं। जब हमने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की थी और हम नए नए आए थे मीडिया के फील्ड में, तो हमारे लिए बड़ा ड्रीम हुआ करता था कि मिडास टच जैसी एडवर्टाइजिंग संस्था के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले, ऐसा सक्सेसफुल करियर, ऐसी अच्छी जगह। क्योंकि मुझे लगता है बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे, गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, पॉलिटिकल स्टोरीज भी कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग में इतना बड़ा नाम बनाने। शायद आपके नाम से इंस्पायर होके कुछ और संस्थाएं भी बनी हैं एडवर्टाइजिंग की, उसकी बात जो कि आजकल बहुत पॉपुलर ही चल रही है। तो उसके बाद छोड़ करके इधर आप, उसके बाद आपने अपना ध्यान फिल्म मेकिंग की तरफ ज्यादा मोड़ा। फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग
दोनों में किस तरह का एक डिफरेंस आता है जब कोई व्यक्ति? बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए फिल्म मेकिंग, अगर आप सिनेमा की बात करें कि भाई एक अच्छा सिनेमा देना है, तो क्रिएटिविटी प्लस इमोशन आप दोनों को मिलाते हैं जब, है ना, एक कहानी बोलना चाहते हैं जिसमें कोई फाइनेंशियल दबाव नहीं है आप पर, कोई मार्केटिंग या बिजनेस वाला दबाव नहीं है, तब अच्छी कहानियां, एक कालजयी कहानियां सामने आती है। लेकिन एडवर्टाइजिंग वो काम है जिसमें आप क्रिएटिविटी प्लस इमोशन प्लस बिजनेस, इसमें सबसे पहले बिजनेस आता है, उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, उसके साथ इमोशन का तड़का लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य इसमें होता है कि आप जो भी चीज को बारे में बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है, वो इसमें बॉस है, वो सबसे ऊपर है। फिर उसके इर्द गिर्द आप क्रिएटिव कहानी रचते हैं, ठीक, कि भाई इसको मैं किस तरह से बताऊं जो कि देखने वाले के इमोशंस को अफेक्ट करे। तो ये फर्क है। तो उसमें एक बहुत चैलेंजिंग जॉब वो भी है, अच्छा काम है, लेकिन कम समय में आपको बहुत बड़ी बातें बोलनी होती है, छोटे समय में आपको लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना होता है। लेकिन फिल्म एक ऐसा मीडियम है जब आप एक जिंदगी को बना देते हो अपनी जिंदगी से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिल्म जो होती है ना, एक फिल्म मेकर के बच्चे की तरह होती है, बेबी की तरह होती है। जैसे हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, अपनी खुद की संतान को, अगर जिस दिन आप फिल्म बनाओगे तो वो भी आपकी एक संतान होगी। तो आप उसको इमोशन देते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, पैसा है, साधन है, सब कुछ लगाते हो उसे बड़ा करने में। आप रातों जागते हो उसके लिए, लिखते हो, फिर आप उसको संवारने के लिए कई बार उसको एडिट में सुधारते हो, या फिर कहीं आप कहानी को सुधारते हो, या फिर उसको शॉट टेकिंग जब करनी होती, जब आपका साधन नहीं है, फिर भी आप कहीं से कुछ करके उसको बनाते हो, और फिर वो एक कहानी फिल्म का रूप जब लेती है तो ऐसा लगता है कि एक सांसें ले रहा आपका बच्चा ही है वो। और जब इस तरह के लोग आते हैं ना और इसको बोल देते कि प्रोपेगेंडा है, बंद कर दो, इसको आने ही मत दो, वो इस तरह से हो जाता है कि आपके अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही है। यही इमोशंस हम में भी आता है फिल्म मेकर्स में, जब आप इतनी मेहनत से 5 साल लगाते हैं जीवन के, सारा पैसा लगाते हैं, और कुछ लोग आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो नेक्सस एक बॉलीवुड में बन गया है, वैसे तो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस देख के लगता है कि वो नेक्सस टूट रहा है, हाँ, मगर फिर भी क्या डिसाइसिव स्टेप्स होंगे इस नेक्सस को तोड़ने के? ये यही होगा। देखिए अब ये क्या होगा, मैं अगला स्टेप इन लोगों का पहले बताता हूँ, फिर अपना क्या हो सकता है ये बताता हूँ। इन लोगों का ये होगा, देखिए फिल्म में किस आइडियोलॉजी को डालने से फिल्में सफल हो रही है। एक पैसे का खेल है। एक नहीं, एक पार्ट ये हो गया, ये पिछली सफलता है, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, छावा। अब इस तरह की कई फिल्मों की बाहर आएगी एकदम। क्यों? क्योंकि जो बॉलीवुड है, मैं हिंदी फिल्म सिनेमा नहीं बोलता उसको, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वो काम उनके बॉलीवुड वाले ही है। हिंदी सिनेमा विस्तृत है, भारतीय सिनेमा विस्तृत है। वो आप भोपाल से भी बना सकते हो, मैं इंदौर से भी बना सकता हूँ, कोई और बैठा हुआ व्यक्ति छत्तीसगढ़ से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बिजनेस के लिए आइडियोलॉजी डाली जाती है जब, तो इन दोनों चीजों में आपको अंतर करना पड़ेगा कि कौन आपकी विचारधारा को लेकर आया है, उसका प्रयास सच्चा दिखेगा आपको उस फिल्म में, और किसने बिजनेस की वजह से इस आइडियोलॉजी का प्रयोग किया है, वो उसकी आइडियोलॉजी है नहीं, उधार की उठाई है उसने थोड़ी देर के लिए। अब इनके जो हश्र हो रहा है ना, ये जो थिएटर में, ये अब नाम बचाने की और अपना ब्रांड बचाने की जुगत है सारी। क्योंकि अब ये हो गया है कि खबरें ऐसी आती कि मैं फिल्मों का नाम नहीं लूंगा, जो बड़ी बड़ी फिल्में जो हिट दिखाई जा रही है, 60-60 करोड़ रुपए के टिकट खुद प्रोड्यूसर ही खरीद रहा है और बांट रहा है फ्री में देखने के लिए। ये हमारे लिए तो बूते की बात नहीं है, हम तो पूरी तरह से ऑडियंस पर आश्रित है। लेकिन पहले दिन के टिकट बॉम्बे के थिएटर्स में बांटे जाते हैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन, ताकि वो फुटफॉल को
अट्रैक्ट किया जाए। बाकी सबको लगे फिल्म बहुत चल फिल्म रही है, बहुत चल देखने रही के है, लिए। बहुत चल रही है। इसमें लेकिन खराब फिल्म तो खराब ही होगी, कितना चलाओगे उसको। अच्छा, मैं कहीं सुन रहा था, मतलब कंफर्म करना है इसको, तो इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का खेल भी चलता है क्या, काला सफेद का भी? बिल्कुल होता होगा, वैसे प्रत्यक्ष तो सामने नहीं आता, लेकिन कई पिछले अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था पहले। अब प्रत्यक्ष सामने नहीं है, लेकिन ये माध्यम हो सकता है एक। मेरे पे आरोप लगा दिया था कि मैंने बीजेपी से पैसा लिया है 2020 दिल्ली बनाने के लिए, लेकिन मुझे तो सारा कुछ गया ही गया है, मुझे मिला कभी नहीं किसी से। मैंने बोला था कि जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं वो ईडी बहुत चिल्लाते हैं कि ईडी को यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। मैंने बोला आप ही ईडी से रिक्वेस्ट करो मेरे घर भी भेजें, वो पता लगाए मेरे खातों का कि कहाँ से पैसा आया है, कि हम किसान परिवार से आते हैं हम लोग, और कितना पैसा लगाया, कहाँ से लगा, सब कुछ। कौन बोलेगा ऐसा कि मेरे घर ईडी भेजो? तो जो ये इस तरह के आरोप जहां लगने चाहिए यही है कि जो लोग कलाकार जो इस तरह का काम करते हैं ना, विक्टिम बन जाएंगे, आप पर उल्टा आरोप लगाएंगे, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और ये नकारी नहीं जा सकती इन बातों को, क्योंकि जब नैरेटिव बिल्डिंग राष्ट्र विरोधी ताकतें करेंगी तो वो कोई बहुत साफ पैसा लाकर लगा दिया और इस तरह से नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा खेल है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके सबूत मेरे पास नहीं है। मैं उन्हीं को आधार बनाकर बोल सकता हूँ जो मीडिया में रिपोर्ट्स है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपने कौन सी फिल्में देखी अच्छी, वॉच लिस्ट हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ यार, और मैंने लाइफ इज ब्यूटीफुल वापस देखी फिल्म। लाइफ इज ब्यूटीफुल एक इटालियन फिल्म है, और वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी शायद, और आप देखिए। वो फिल्म हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है, ऐसी एक फिल्म इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। एक ऐसी फिल्म द परफ्यूम, फ्रेंच। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी फिल्म। अभी नेटफ्लिक्स पे, मतलब मेरी सिनेमा की समझ नहीं, मगर मुझे देखकर अच्छी लगी इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है आपने शायद देखी होगी। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है द वंडरफुल लाइफ ऑफ हेनरी सुगर। अच्छा, मैंने नहीं देखा ये। अगर आप अच्छी, अभी अभी मुझे समय नहीं मिल रहा, मिलेगा तो मैं एडोलसेंस करके एक सीरीज आई है, मिनी सीरीज, वो वन शॉट सीरीज है। अच्छा, वो 4 पार्ट है उसके, और वन शॉट में बनी है। मुझे फोन आया बॉम्बे से कि ये आई है, तो ये वो कर रहे हैं वो लोग ये सारा काम। लाइफ इज ब्यूटीफुल बहुत पुरानी फिल्म है, 97 की है शायद, आई थिंक। और वो एकमात्र फिल्म है शायद, अगर मैं गलत ना हूं, तो वो उस फिल्म को मुख्य ऑस्कर जो मिलता है फिल्म को, बेस्ट फिल्म का, वो भी मिला था, और विदेशी भाषा की फिल्म का ऑस्कर भी उसे ही मिला था। अच्छा, ओके, अद्भुत फिल्म है। और वो भी इस पे बनी है आपके जूस के जिनोसाइड पर, और उन जो यहूदियों के नरसंहार पर सैकड़ों फिल्में बन चुकी है अब तक, सैकड़ों। ब्लैक्स पे जो अत्याचार अमेरिका में हुआ उसके ऊपर सैकड़ों फिल्में, और हर साल बनती है आज भी। हाँ। लेकिन हमें एक कश्मीर के जेनोसाइड पे बनाने में 30 साल लग गए, एक फिल्म आई है, और हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ है। मतलब मुझे भी लगता है उसमें अब बहुत कुछ दिखाए जाने की संभावना। तो ये जब तक हम एक नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करेंगे, ऐसी फिल्मों का एक बैंक नहीं बनाएंगे, है ना, तो कैसे चलेगा? जैसे जब जब जो लोग ठीक से काम कर रहे हैं ना, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अच्छा, जो लोग एक ऐसे भारत के सच को दिखाने वाले फिल्में बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं, इनकी आपस में बातचीत मुलाकात होती है? कोई योजना है कि इनका एक ग्रुप बनाया जाए जो साथ मिलकर काम करे? यही विडंबना है कि ग्रुप नहीं बनता कोई। आप देखिए सामने जो लेफ्टिस्ट खेमा है ना, उसकी खास बात यह है, देखो आपका अगर कोई विरोधी है तो उसकी अच्छी बात भी आपको लेना चाहिए। दे आर एनकरेजिंग ईच अदर, लाइक मतलब इन एनी मैनर। वो एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करेंगे, वो एक दूसरे को सहारा देंगे, और आज भी सब कुछ उनके विपरीत है, लेकिन वो अभी भी फल फूल रहे हैं। सरकार किसी को सिस्टम, हाँ, सिस्टम में घुसे हुए हैं। आज जो चीजों में वो है, जैसे फिल्मों में अगर वो है, साहित्य में वो है, जिस भी जगह पर बैठे हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज भी वो चुप नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एकजुट होकर एक दूसरे को मदद करते हैं। हमारे यहाँ, मैं ये सब बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी से मदद चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, इसको कतई उस तरह से ना लिया जाए। लेकिन जो मदद करने लायक व्यक्ति होता है ना, ये उसकी जिम्मेदारी होती कि वो खुद सामने आए, वो खुद पुश करे
है ना। देखिए बात ये नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, आपका बड़प्पन इससे साबित होता है, वो मैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं सबके लिए ही बोल रहा हूं, कि जब कोई बोलते हैं ना कि कोई अच्छे काम के लिए 99 सीढ़ी चढ़ गया है, तो 100वीं सीढ़ी में आप खुद आगे बढ़कर उसको धक्का दे देना, ये बड़प्पन होता है, ये बड़ा आदमी की पहचान है। तो बड़ा सिर्फ नाम से थोड़ी ना होता है कोई, है ना। बिल्कुल सही बात है। फिल्म की बात हो गई, एडवर्टीजमेमेंट की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्री की एक वो डॉक्यूमेंट्री आने वाली है नागांव वाली, आपने की है? हाँ यार, वो मैंने 2016 का जो सिंहस्थ था उसमें मैंने किया है, और वो बहुत ही कमाल का अनुभव था मेरे जीवन का। वो मतलब ये बोल दो कि अलग एक जोन ही अलग था पूरा, वो एक समय कालखंड ही अलग था वो। और 2016 में मैंने शूट की थी, और पता नहीं क्या ईश्वर की इच्छा थी कि वो मैं बनाते बनाते पूरी एडिटेड है, उसमें कुछ मुझे पौराणिक काल की घटनाएं जोड़ना है। उसके लिए मुझे 3D की टीम मेरे मन माफिक नहीं मिली, जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे समुद्र मंथन वगैरह और सारा कुछ। वो अद्भुत है, वो अच्छी है, और शायद ईश्वर को अब मंजूर होगा कि भाई अब दूसरा सिंहस्थ आ रहा है, तो शायद उसके पहले मैं उसको रिलीज कर दूं। उसमें बहुत कुछ है, नागा साधु तो है ही है उसमें, क्यों समय का महत्व है सिंहस्थ के, किन सेलेस्टियल इक्वेशंस में ही ये घटता है सिंहस्थ, और सिंहस्थ एक धार्मिक बोल सकते गेट टुगेदर है, या फिर इसका कारण क्या था, क्यों लोगों को इस तरह की मुहिम चलाई गई उस जमाने में कि लोगों को आना चाहिए, और किस तरह से ये सदियों से चली आ रही प्रथा अभी तक जीवित है। और इसको देखने के बाद लोगों को ये सोचना भी चाहिए जब आएगी तब, कि अब के हालातों में आप कुंभ का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, कुंभ के जो सेम मोटिव, हाँ इवेंट का। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है, और मैं डेफिनेटली 2020 दिल्ली की रिलीज के बाद उस डॉक्यूमेंट्री को भी हम लोग लेकर आएंगे। नहीं, क्योंकि क्या है कि एक तो नागा साधु का बड़ा सेक्लूडेड सा मामला, तो हमें तो तभी दिखते हैं, कुंभ में दिखते हैं, हाँ, कभी कभार दिखते हैं, रहस्यमयी दुनिया। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री करते समय आपको उनके साथ रहने का, समय बिताने का। हाँ, मैं काफी समय बिताया मैंने कुंभ के दौरान, कुंभ मेले में तो मैं उनके साथ रहा, बहुत चीजों को देखा। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे खूब अलग अलग तरह की बातें, जमीन आसमान की पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है ना, रील मेकर्स ने बिल्कुल विकृत बनाकर रख दिया। 2016 में कैमरा फोन भी कम थे, बहुत कम थे, और वहां पर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ही गए थे, जिनको वो, क्योंकि सिंहस्थ आता है अप्रैल और मई में, 47 डिग्री की धूप पड़ रही होती है, आप आदमी दिन भर में 15-20 लीटर पानी पी जाता है चलते चलते, और चलने की कोई वो नहीं होती। ये अभी आया था तो बहुत मजे में थे सब लोग। अभी सिंहस्थ में कितनी रील बनती देखेंगे हम लोग उसमें, और वो उस दौरान ये सब चीजें करना, क्योंकि अभी तो पता नहीं, मुझे तो जो जेन्युइन साधु भी जो बहुत ज्यादा ये करके आए हैं, और वो साधु है भी नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा वेश धारण कर रखा है, तो ये भी चीजें हुई, कोई घर चला गया उठ के कुछ बन गया। और लेकिन उस जमाने में 2016 मतलब अभी कितना साल हो गया, 8 साल हो गए, तो वो एकदम आपको जेन्युइन चीजें मिलेगी। अभी तो कोई और ही लोग फेमस हो गए थे उसमें, किसी और ही स्टोरीज चल रही थी, तो जमाना बड़ा चेंज हुआ है। एस्थेटिक्स ढूंढ रहे थे जाके। हाँ, नहीं कैरेक्टर्स कुछ 2-4 ऐसे निकल के आए जिनके ऊपर मीडिया भी झूम गया सारा, और वही सारी चीजें, सांप बिच्छू वाले दौर में ना पहुंच जाए। हाँ, हालात वैसे ही हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको जो भी बोलते हैं ना, ये हर चमकती चीज सोना तो होती नहीं है, पर चमकती चीजों के पीछे भाग रहे हैं लोग। और कुंभ जो है वो सत्य को जानने, कुंभ को मंथन क्यों बोलते हैं, कि भाई वो जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला, उस अमृत की बूंदें गिरी, उसकी याद में कुंभ मनाया जाता है। अब सार छोड़ के असार जो बातें हैं उनके पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, जिस सार को लेने के लिए आपको जाना है वो कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। बेचारे न्यूज वालों के साथ भी बड़ी बुरी दुर्गति। नहीं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, उनको तो न्यूज दिखानी है ना, लोग देखना वो चाहते थे, इसलिए वही कंपटीशन रील वालों के साथ हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि
पतन है। आपका कंपटीशन ऐसी जगह हो रहा है जहां मैं उनको भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ जिनका मैं उनका, देखो किसी को भी गलत बोलना हाँ, अच्छी नहीं, बात कोई नहीं है, सब अपनी जगह। लेकिन हाँ सबको आजादी है इस देश में। लेकिन हाँ बात यह है कि उनका भी एक दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग। मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं वो भले ही बेवकूफी कर रहा है लेकिन जनाधार तो है ना उसके पास, हाँ, और संख्या बल से तो सरकारें गिर जाती है ना। तो क्या किया जाए और क्या कहा जाए इस समय, ये तो यही है कि बोला जाता है कि इस तरह के जो दौर आते हैं ये बहुत जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आते हैं। तो होगा कुछ ना कुछ बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है। एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं? ऐसे तो मैं बहुत सरकारी काफी बनाता हूँ, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट जो है अभी फिलहाल तो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म के ऊपर काम जरूर करूंगा। तो 3 चैप्टर हो गए, चौथे पे आते हैं। हाँ, आप कविताएं लिखते हैं, नज़्में लिखते हैं, टाइम अभी निकल रहा है, लिखने का समय मिल रहा है? अभी फिलहाल नहीं निकल रहा, अभी तो मैं प्रमोशन और रिलीज में लगा हुआ हूँ। लेकिन अभी मान के चलिए कि 2-3 महीने पहले मेरा खाली टाइम बहुत था, तो उसमें काफी कुछ लिख रहा था मैं, और मुझे अच्छा लगता है, वो जोन में चला जाता है आदमी। अभी आप बोलोगे अभी लिखो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक तरीके से एक अलग, जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको कई रूप निभाने होते हैं। एक बात रह गई बताना बहुत जरूरी, मतलब मध्य प्रदेश के लोग, आप एक तो इंदौर के, हाँ, इंदौर से जन्म लिया था? नहीं इंदौर में जन्म नहीं लिया मैं, जन्मा तो बहुत छोटे से गाँव में। अच्छा, वो जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छा, ओके। गिरतलाई नाम का गाँव। इंदौर में समय बीता है आपका? हाँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मैं बहुत साधारण परिवेश से हूँ, और मेरी शिक्षा जो हुई है 12वीं तक की सरकारी स्कूल में हुई है। अच्छा, जो गांव में होता है टाटपट्टी बिछाकर होता है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे गांव में अपनी बोरी खुद लेके जाओ? हाँ, नहीं वो टाटपट्टी होती थी, हम ही बिछाते थे, झाड़ू भी हम लगाते थे। 8वीं तक की ही स्कूल थी, और जब हम 8वीं में गए तब 9th और 10th हमारे गांव में आया। हमने 9th 10th वहां से किया, 11th 12th खंडवा से किया, और इंदौर में हमने हमारा ग्रेजुएशन किया। तो हम सारी दुनिया, भारत, असल भारत क्या है देखा हुआ है। ये दिक्कतें, ये फिल्में जो फ्लॉप हो रही है ना, जो स्टार किड्स और ये बेचारे परेशान है, ये इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उस जुहू, बांद्रा, साउथ मुंबई, अंधेरी, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है इनको कि हिंदुस्तान है क्या असल लेकिन में। भारत का दर्शक वैसे ही चीजें देखना पसंद कर रहा है जो एकदम ग्रास रूट से जुड़ी हाँ, है, जो वेब सीरीज चल रही है आजकल। मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि जो वो आके कुंभ में ही रुक जाए महीना भर, पूरा भारत दिख जाएगा वहां पर। नहीं, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे साफ शहर बन रहा है लगातार, और इंदौर की स्वच्छता का जो एंथम है वो आपने लिखा है और गाया तो शान ने, वाह, वो भी सर ने लिखे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कितनी अच्छी कविताएं आने वाली। आमतौर पर किस तरह की कविताएं, किस तरह की नज़्में लिखना पसंद करते हैं? बहुत मैं गजलें लिखी है मैंने, ये कोई अगर आप सुनाए? हाँ हाँ, आप है तो बहुत सारी, और मैं आपको मैं और सुनाता हूँ एक। मैं थोड़ी सी वीर रस पे जा रहा हूँ वापस, फिर आप अगर बोलेंगे तो कुछ और पे भी चले जाएंगे। एक ये ऐसा है कि कुछ 3 शेर लिखे मैंने कि जख्म खाए मगर जंग लड़के आए हैं, जख्म खाए मगर जंग लड़के आए हैं, सर कटा के भी सर उठा के घर आए। जख्म खाए मगर जंग लड़के आए हैं, सर कटा के भी सर उठा के घर आए हैं। जो जुहर जल गई मान के खातिर, जो जुहर जल गई मान के खातिर, भूलना मत हम उन माओं के जाए हैं, और जीतने तक उन्हें मिलते रहे मौके, हमने तो मौके भी खुद ही बनाए हैं। वाह, कोई थोड़ी सी जोन हटके, थोड़ा हमारा जो व्यूअर ग्रुप है वो शुरू होता है 16 साल से और 22-25 तक का बड़ा एक व्यूअर। फिर तो मैं 1-2 चीजें और सुना दूंगा आपको। एक फिल्म में गाना भी आ रहा है मेरा, अच्छा, और मैं सिर्फ उसकी लिरिक्स सुनाऊंगा, और गाना आप लोगों को बड़ा कमाल लगेगा, वो भी सुनाऊंगा मैं, है ना। तो गाने की कुछ लिरिक्स पढ़ के बताऊंगा, मैंने बहुत पहले लिखा था, और अब उसको हमने गीत में तब्दील कर दिया कि साथ तेरा जो पाए वो भी सोना लगता है, साथ तेरा जो पाए
वो भी ये सोना सोना लगता है, तू तो पीतल भी पहने तो सोना लगता है। हाँ, उसका ना होना भी जैसे होना लगता है, लग गया मुझको वो जैसे जादू टोना लगता है। लाख कहूं मैं कि दिल है दिल है दिल है मेरा, लाख कहूं मैं कि दिल है दिल है दिल है मेरा, लेकिन उसको तो बस एक खिलौना हाय लगता है। हाय। मैं अश्क सींच के उगा दूं खुद को उस दिल में पर, मैं अश्क सींच के उगा दूं खुद को उस दिल में पर, पत्थर को मेरा दुख फजूल का रोना लगता है। ओहो, अब उसकी बातों पर इतना यकीन तो है कि, अब उसकी बातों पर इतना यकीन तो है कि जब वो कहता है हाँ तो मुझको ना लगता है। पढ़ना किनको पसंद करते मैं यार बहुत शायर तो मैं बहुत सारे पढ़ता हूँ। मैं शिव कुमार बटालवी को बहुत पसंद करता हूँ, पंजाबी शायर है। हैं? शिव कुमार बटालवी का इंटरव्यू बीबीसी वाला देखा हाँ, आपने? हाँ, हाँ। अरे वाह। नहीं वो व्यक्ति अलग थे। वो मेरे ख्याल से वो जो है ना, उनकी जो जीवन की यात्रा कई जन्मों की यात्रा शायद यहाँ सिमट रही थी, मतलब वो खुश नहीं थी दुनिया बहुत से छोटी सी उम्र में बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि उनको जाने की जल्दी थी। उनकी बातों से ही लगता था कि वो ज्यादा रुकने नहीं आए हैं यहाँ पर। इस नादा दिल में ख्वाबों की नदियां बहती थी, इस नादा दिल में ख्वाबों की नदियां बहती थी, है बातें तब की जब जमीन पे परियां रहती थी। आहा, इस नादा दिल में ख्वाबों की नदियां बहती थी, है बातें तब की जब जमीन पे परियां रहती थी, जवानी से बस पहले वाली गली के मोड़ पे ही, जवानी से बस पहले वाली गली के मोड़ पे ही एक गुल बेलों वाले घर में मोहब्बत रहती थी। आहा। इस नादा दिल में ख्वाबों की नदियां बहती थी, है बातें तब की जब जमीन पे परियां रहती थी, जवानी से बस पहले वाली गली के मोड़ पे ही एक गुल बेलों वाले घर में मोहब्बत रहती थी। और एक और, ये अच्छा हाँ। अच्छा नहीं लगा शायद? अरे क्यों नहीं लगा? बड़ा अच्छा ये जो तरीका है ना लिखने का, हाँ, जिसमें लोग पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, वो हमेशा आपको कनेक्ट करता है, हर किसी को कनेक्ट करता एक और आ गई यार सामने, जैसे हाँ। जो रखना हो रख लेना आप। है। अरे अच्छी हम है, सब मैं रखेंगे, आप तो सुना। जब उसकी याद हावी होती है, जब उसकी याद हावी होती है, समझ लो रात काली होती है। जब उसकी याद हावी होती है, जब उसकी याद हावी होती है, समझ लो रात काली होती है, निवाला भी न उतरे हिजर में, यूं बोतल पूरी खाली होती है। ठसक जो पाई अपने बाप से, ठसक जो पाई अपने बाप से, वही सच्ची बपोती होती है। किसान आशा की सूली चढ़ता है, जो बिन बारिश बुआई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कई बार पानी लंबा देर तक नहीं गिरता ना, तो किसान जो है ना बोलता कि कभी तो गिरेगा यार, मैं सूखे में ही डाल देता हूँ। किसान परिवेश से आता हूँ ना, तो कभी कभी ये चीजें भी निकल ही आती है। नहीं, बहुत प्यारी कविता है, बहुत प्यारी। आप इसको पूरी करें, अच्छी हो लगी। गई, वो उतना ही है। और मैं बताता हूँ आपको कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं कुछ और नशा ही तारी है, ये मैं नहीं कुछ और नशा ही तारी है, आंखों में उसकी एक अजब अय्यारी है। ये मैं नहीं कुछ और नशा ही तारी है, आंखों में उसकी एक अजब अय्यारी है। लाए समंदर से बचाकर जान और इन चश्मों में मर मिटने की तैयारी है। हर सांस में एहसास हो बस तेरा, क्या ये हवाएं भी पिया तुम्हारी है। वो फूल सी लड़की ही, वो फूल सी लड़की ही है जाने फजा, वो फूल सी लड़की ही है जाने फजा, हाँ हाँ वही जिसकी चूनर फुलकारी है। वो बज़्म की रौनक चुराए जो नजर, जहां है वही जिसकी चूनर फुलकारी है। हाँ हाँ वही जिसकी चूनर फुलकारी है। दाग दहलवी लिखते हैं ना कि जिधर है वो सब उधर देखते हैं, जिधर है वो सब उधर देखते हैं, और हम बाकियों के निगाहों के नजर देखते क्या बात है, कुछ उसी फॉर्म। दाग साहब। हाँ, क्या? ये भी होली गुजरी ना, अभी होली पर एक मैंने लिखी थी कि गालों पर चांद के, गालों पर चांद के गुलाल लगा आया हूं, गालों पर चांद के गुलाल लगा आया हूं, किसी के दिल को इश्क कमाल लगा आया हूं। लाख बचाया उसने कोरे मन को, लेकिन मैं भी मोहब्बत लालो लाल लगा आया हूं।
कहाँ छूटेगा धोते रहिए उम्र भर, अब तो रंग में मिला के दिल का हाल लगा आया हूँ। हर एक रंग लगता है बेमिसाल उस पर, मैं हर एक रंग बेमिसाल लगा आया हूँ। एक तो वो है परियों से भी ज्यादा हसीन, ऊपर से मैं अपना ख्याल लगा आया हूँ। टेसू सुलगा फूली सरसों और अमराई, दहकते फागुन में एक नई ज्वाल लगा आया हूँ। गालों पर चांद के गुलाल लगा आया हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। तो उम्मीद है आपकी फिल्म की जब रिलीज होगी दिल्ली 20 उसके बाद हम एक बार फिर मिलेंगे, जरूर जरूर। उसकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। फिर जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे अपन उसके बाद एक बार फिर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री एक बार कविताओं की किताब भी निकालेंगे तब भी मिलेंगे। बहाना है 2020 की बात करना, सुननी तो मुझे कविताएं हैं। अरे क्या बात, देखिए नहीं आप जैसा सुनने वाला था इसलिए मैं खुल के बोल भी पाया और सुना भी पाया, वरना मौका नहीं पड़ता फिल्म की प्रमोशन में, कहाँ ये सब होता है। लेकिन हाँ, ये आपने वो वाला तार छेड़ा जो कि मैंने थोड़ा सा हटा कर रख दिया था थोड़े दिन के लिए, लेकिन आपने वापस वो बोलते ना कि तानपुरे में वापस चढ़वाया उसको और बजवाया है, तो अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ते हैं। देखो ये होता यही है ना कि जो पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, लिखता है, उसे ही मजा आता है इन चीजों में। नहीं सबको है, यहाँ जितने बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, अगर इन्हें अच्छी लगी होगी तो शायद मैंने ठीक लिखा। सबको आपने कविता पढ़ी और उनके घर से तुरंत कॉल आया, समझ रहे हो आप कितनी तानसेन। नहीं, इन्होंने तकिए पे 2 बार हाथ मारा तो वही काफी है कि ठीक जा रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आयुध और सौरभ जी, आपसे, आपकी सारी टीम से बहुत ही, मैं आप लोगों को पहले भी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो, मेरे एजेंडा में ही था ये कि मैं जब भोपाल आऊंगा तो आप लोगों से बात जरूर करूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सबसे बात करके। जब भी दिल्ली 2020 बहुत जल्दी आने वाली है, जब भी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो लोग तो जरूर उस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ अच्छा लिखते रहिए, अच्छा बनाते रहिए, और जब भी मौका मिले तो हम जैसे छोटे भाइयों को बिल्कुल अच्छी अच्छी फिल्में दिखाते रहिए। दोस्तों, मैं देवेंद्र मालविया, और आज मुझे मौका मिला आयुध जो इतना बढ़िया एक आपको न्यूज के साथ साथ इतनी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहा है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, ये मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, आप आयुध को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें, और भी जो जो आ गया होगा नया वो सब कुछ करें। ये मैं बिल्कुल आपको अपनी तरफ से आग्रह करता हूं। और हाँ, 2020 दिल्ली जब रिलीज होगी तो उसे देखने भी आप सबको जाना है, और अच्छी फिल्म है, आपको पसंद आएगी। मैं आपसे बस यही विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।